नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट, जो कि आपके यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और आरओ एआरओ दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। अगर क्लास में आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे दूं आरओ एआरओ प्रीलिम्स वीडियो टेस्ट सीरीज के बारे में। इस टेस्ट सीरीज में 7000 क्वेश्चंस के माध्यम से आपके एंटायर सिलेबस को कवर किया गया है। यहाँ पर टारगेट रखा गया है 3 बार कंप्लीट रिवीजन का। सॉल्व अनसॉल्व पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाएगी सारे टेस्ट की। 4000 प्रश्नों का डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन दिया जाएगा और 15 फुल सिलेबस टेस्ट मिलेगा आपको, जिसमें कि 3000 प्रश्न होंगे। ये जो टेस्ट सीरीज है वो बायलिंगुअल क्वेश्चंस में है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के स्टूडेंट्स के लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पर क्लास इस टेस्ट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो 2 व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, इन पर आप वीडियो टेस्ट लिखकर सेंड करिए। यहाँ पर आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो क्लास इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे ले सकते हैं। चलिए आज की क्लास का हम पहला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश की या के राज्यपाल यदि अपना इस्तीफा देना चाहे तो वो अपना इस्तीफा किन्हें सौंपेंगे, ये प्रश्न पूछा गया है। तो गवर्नर उत्तर प्रदेश के जो है, अगर उनको रिजाइन करना है तो वो अपना रेजिग्नेशन किसको सौंपेंगे बताइए? उत्तर प्रदेश के सीएम को, या फिर स्पीकर लेजिस्लेटिव असेंबली के जो है, या फिर भारत के राष्ट्रपति को, या फिर भारत के प्रधानमंत्री को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा एबीसीडी में से? तो आप सभी को पता है, चाहे वो उत्तर प्रदेश के गवर्नर हो, चाहे मध्य प्रदेश के गवर्नर हो, किसी भी स्टेट के गवर्नर हो, अगर उनको अपना इस्तीफा देना है तो वो अपना इस्तीफा किसको देते हैं? भारत के राष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? फर्स्ट का सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब क्लास देखिए, यहाँ पर एक और प्रश्न है। 7वां संवैधानिक संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बताइए, 7वां संवैधानिक संशोधन की बात की गई है यहाँ पर। 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति की राज्यपाल के रूप में नियुक्ति, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 60 से बढ़ाकर 65 करना, रियासतों के पूर्व शासकों को दी जाने वाली प्रिवी पर्स का उन्मूलन, या फिर अध्यादेशों को पारित करने के लिए राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों को बढ़ाना। तो यहाँ पर कौन सा आपका 7वां संविधान संशोधन से संबंधित है? बताइए कौन सा ऑप्शन? 1, 2, 3, 4 में से आपका सही उत्तर क्या है? तो याद रखिएगा, यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है वो है 1। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति की राज्यपाल के रूप में नियुक्ति, ये प्रावधान कब से ऐड किया गया? 7वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से। अगला हम प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार एक व्यक्ति एक समय में अधिकतम कितने राज्य या राज्यों का राज्यपाल बन सकता है? बताइए, जो एक व्यक्ति है, एक पर्सन है, वो कितने मैक्सिमम स्टेट्स का गवर्नर बन सकता है? ये प्रश्न पूछा गया है। 1, 2, 3 या अधिकतम संख्या निश्चित नहीं है। तो आपको क्या लगता है? 1, 2, 3, 4 में से सही उत्तर क्या है? यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है वो है 4। ये कहीं पर भी नहीं लिखा गया है कि एक व्यक्ति कितने राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। हो सकता है वो 2 राज्यों का राज्यपाल हो, 3 राज्यों का राज्यपाल हो, ठीक है, 4 का हो। अधिकतम संख्या कहीं पर भी नहीं मेंशन है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की अध्यादेश बनाने की शक्ति से संबंधित है? ऑर्डिनेंस की बात की गई है। तो आप सभी को पता है, जब हम ऑर्डिनेंस की बात करते हैं प्रेसिडेंट के संबंध में, तो हम किस आर्टिकल की बात करते हैं? आर्टिकल 123 की। तो गवर्नर में कौन सा ऑर्डिनेंस है? ये 213, याद रखिएगा। कौन सा आर्टिकल है हमें बोलना चाहिए, किस आर्टिकल के थ्रू जो गवर्नर है वो ऑर्डिनेंस इश्यू कर सकता है? तो वो है 213। सेकेंड आपका सही उत्तर है। अगला हम देखते हैं, स्वतंत्र भारत में राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो जल्दी से बता दीजिए कौन थी पहली महिला राज्यपाल? श्रीमती सरोजनी नायडू, सुचित्रा कृपलानी, श्रीमती इंदिरा गांधी, या फिर श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में से आपका सही उत्तर क्या है?
जो फर्स्ट महिला राज्यपाल थी वो आपकी सरोजनी नायडू थी। ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पर सुचित्रा कृपलानी का नाम आप याद रखेंगे, ये पहली फीमेल सीएम थी जो कि कहाँ की बनी थी, यूपी की बनी थी, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, मुख्यमंत्री थी। अगला हम देखते हैं, राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो जल्दी बता दीजिए, राज्य विधान परिषद में जो गवर्नर है वो कितने मेंबर्स को नॉमिनेट करता है? 1/3 को, 1/12 को, 1/9 को या 1/6 को? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है, जो गवर्नर है वो 1/6 मेंबर को नॉमिनेट करता है राज्य विधान परिषद में। ठीक है क्लास, अब देखिए यहाँ पर जो आर्टिकल दिया गया है, यहाँ पर राज्यपाल से संबंधित कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं। मैंने परीक्षा में देखा था, एक परीक्षा में प्रश्न बना था, 153 दे दिया था, 154 दे दिया था, 156 दे दिया था और 157 दे दिया था। और यहाँ पर आपको ऑप्शन दे दिए थे और आपसे बोला गया था मैच करिए, सुमेलित करिए। तो याद रखिएगा, 153 में हमने राज्यपाल की बात की है कि राज्यों के राज्यपाल होंगे। 154 में हमने इनकी कार्यपालिका शक्ति की बात की है, एग्जीक्यूटिव पावर्स की बात की है। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति की बात हुई है। 156 में पदावधि की, टेन्योर की बात हुई है। 157 में जो नियुक्ति होने के लिए अर्हताएं हैं, जो क्वालिफिकेशन है, उसकी बात की गई है। तो ये चीज याद रखिएगा। ठीक है क्लास, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, आपके परीक्षा में पूछे गए हैं तो आपके दिमाग में होने चाहिए। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। यहां पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राज्यपाल से रिलेटेड डिस्कस किए। आप सभी को ज्यादा प्रश्नों के उत्तर आते होंगे, ऐसा आशा मैं करती हूं। दूसरा प्रश्न देखते हैं, सैंधव सभ्यता के किस स्थल से जुटे हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य मिलता है? अच्छा, लास्ट क्लास में हमने जो 20वां प्रश्न डिस्कस किया था, जिसमें हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन की ही बात की थी, वहां पर हमने देखा था कि जो दूसरा ऑप्शन दिया गया था उसमें दिया गया था कि जो ज्यादातर घर बने हुए थे वो आपके पत्थर के बने हुए थे। तो मैंने जब उसको पत्थर देखा ना, तो मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों ईंटें आई। तो इसको याद रखिएगा क्लास, वो थोड़ा सा गलत था। उसका जो ऑप्शन नंबर बी था वो आपका गलत था। वैसे मैंने वीडियो में से मैं उसको हटा दूंगी, उस प्रश्न को, ताकि जो बच्चे अभी आगे देख रहे हैं उनको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, उसको हटा दिया जाएगा। लेकिन जिन्होंने भी लास्ट क्लास देखी है, उसमें जो 20th क्वेश्चन था, उसमें ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया था आपका कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो घर का निर्माण था वो खाली ईंटों से हुआ था, ओनली दिया था, इस वजह से वो गलत हो जाएगा। मैंने ओनली पे ध्यान नहीं दिया था। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा, ऑप्शन सेकंड गलत था। अब यहां पर क्या पूछा गया है, सैंधव सभ्यता के किस स्थल से जुटे हुए खेत नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य मिला है? तो जल्दी से बता दीजिए, लोथल, कालीबंगा, चहनुदाड़ो या फिर कोटदीजी? तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या है? कालीबंगा, बी आपका सही उत्तर है। ठीक है, याद रखिएगा क्लास। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग कालीबंगा से रिलेटेड देख लेते हैं। जो कालीबंगा स्थल है उसकी खोज किसने की थी? ए घोष ने 1953 में। ठीक है, या कहां पर है? राजस्थान के गंगानगर जिले में है, जो कि वर्तमान में हनुमानगढ़ जिले में आता है। ये चीज याद रखिएगा। यहाँ पर जो अवशेष मिले उसमें बेलना आकार मोहरे, ईंटों से निर्मित चबूतरे, अग्निकूट, हवन कुंड, ठीक है, अग्निकुंड, हवन कुंड, अन्नागार, युगल तथा प्रतीकात्मक समाधियां आदि। कालीबंगा किस नदी के किनारे था? ये सरस्वती घग्गर नदी के किनारे था। ये सारे पॉइंट्स आपके माइंड में होना चाहिए। अब देखो क्लास, यहाँ पर थोड़ा सा जो इन्फॉर्मेशन है वो थोड़ा सा ब्लर दिख रही होगी आपको, मैं मान रही हूँ। बस रिवीजन कर लो, यहाँ पर जो चीज मैं बोल रही हूँ उसको एक बार सुन लो, दिमाग में खुद ही रिवाइज हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी पढ़ने में, लेकिन जो भी पॉइंट मैं बताऊंगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान पूर्वक आंख बंद करके बस सुन लेना। हड़प्पा की बात करते हैं तो ये किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। हस्तिनापुर गंगा नदी के किनारे था। नागार्जुन कोंडा कृष्णा नदी के किनारे। पैठन गोदावरी नदी के किनारे। परीक्षा में ये प्रश्न बना था कि ये स्थल किस नदी के किनारे था, तो इसलिए मैंने आपको बताया। इसी तरीके से हड़प्पा आप सभी को पता है रावी नदी के किनारे। कालीबंगा अभी हमने देखा घग्गर नदी के किनारे, ठीक है। लोथल की बात करेंगे तो भोगवा नदी के किनारे। रोपड़ सतलज नदी के किनारे, ठीक है, याद रखिएगा क्लास। अब देखिए आलमगीरपुर की बात करेंगे तो आलमगीरपुर कहां पर है? हमारे यूपी में है, वेरी इंपॉर्टेंट।
पॉइंट। लोथल कहां पर है? गुजरात में है, ठीक है, याद रखिएगा। लोथल कहां पर है? गुजरात में। किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे। कालीबंगा राजस्थान में है। किस नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे। रोपड़ की बात करेंगे तो वो कहां पर है? वो आपका पंजाब में है। अभी हमने देखा आलमगीरपुर कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है, याद रखिएगा। बनावली जो है वो हरियाणा में है, ठीक है। दायमाबाद महाराष्ट्र में है। राखीगढ़ी हरियाणा में है। ये सारे प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे गए हैं, तो इसलिए रिवाइज करा रही हूं बस आपको। मांडा की बात करेंगे तो ये कहां पर है? जम्मू कश्मीर में है, परीक्षा में कई बार पूछा है। दायमाबाद अभी हमने देखा, पहले भी पूछा गया है। दायमाबाद कहां पर है? महाराष्ट्र में है। कालीबंगा तो आपको रट गया होगा, कहां पर है? राजस्थान में है, ठीक है, याद रखिएगा। राखीगढ़ी कहां पर है? हरियाणा में है। लोथल को अगर हम देखेंगे तो लोथल जो कि कहां पर है? गुजरात में है। आप सभी को पता है, भोगवा नदी के किनारे है। यहां पर हमें किस चीज के साक्ष्य मिले हैं? गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा अभी हमने देखा कहां पर है? राजस्थान में है, घग्गर नदी के किनारे पर है। यहां पर हमें क्या मिला है? जुता हुआ खेत मिला है, ठीक है। धोलावीरा, यहां पर देखिए धोलावीरा में हमें क्या मिला है? हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। और बनावली की बात करेंगे, यहां पर हमें पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति मिली है। तो ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो जरूर पढ़ के जाइएगा हड़प्पन सिविलाइजेशन से। अगर आप लूसेंट भी पढ़ते हैं तो वहां पर एक टेबल बनी हुई है, ठीक है, आप वहां पे से भी रिफर कर सकते हैं और पढ़ लीजिए कि ये स्थल कहां पर है, इसकी खोज किसने की थी और यहां से क्या क्या एविडेंसेस मिलते हैं। चलिए देखिए, क्लास में फिर आपसे कहूंगी कि पेपर में प्रश्न बनने का तरीके में थोड़ा सा बदलाव देखा जा रहा है अब, लेकिन पहले भी जो टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट थे प्रीलिम्स के लिए वो आज भी इंपॉर्टेंट है। बस प्रश्न वहां से जो बन रहे हैं उनके पूछने का तरीका आपका बदल जा रहा है। तो अगर आप अपने एग्जाम के पहले ये चीज एक लिस्ट बना लेंगे कि ये टॉपिक से परीक्षा में प्रश्न बनता ही है और ये टॉपिक मैं एक बार अपने टेक्स्ट बुक से भी पढ़ के जाऊंगा या जाऊंगी और इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको भी सॉल्व करके जाऊंगी, तो मैं आपको बता रही हूं 90% चांसेस है, 95% चांसेस है कि आप परीक्षा में उस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न को आराम से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल भी आप परेशान नहीं होंगे। तो यहां पर देखिए, अब हम तीसरे प्रश्न को देखेंगे। कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। किस राष्ट्रपति को द्वितीय चक्र की मतगणना के पश्चात विजयी घोषित किया गया? तो बताइए, सेकेंड राउंड काउंटिंग कराई गई तब उनको विजयी घोषित किया गया, ठीक है। तो बताइए कौन थे वो? यहाँ पे फरुखदीन अली अहमद दिया है, वीवी गिरी दिया है, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा दिया है और नीलम संजीव रेड्डी दिया है। तो सही उत्तर आपका क्या होगा? तो यहां पर जो आपका सही उत्तर है वो है वीवी गिरी, बी आपका सही उत्तर है, ठीक है। जब दूसरे राउंड की जनगणना हुई, ठीक है, जब दूसरे राउंड की मतगणना हुई, ठीक है, उसके बाद वीवी गिरी को घोषित किया गया, ठीक है। चलिए चौथे प्रश्न को अब हम देखते हैं। किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कोर्ट में खड़ा कर दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि आप अपने खिलाफ, ठीक है, अपने विरुद्ध गवाही दो, ऐसा कोई भी आपको फोर्स नहीं कर सकता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद इस बात का उल्लेख करता है? तो जल्दी से बता दीजिए। 20, 21, 22, 24। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या है? यहां पर जो आपका सही उत्तर है वो ए है, 20, ठीक है। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अनुच्छेद 20 की जब हम बात करते हैं तो इसके तहत 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। वो कौन कौन सी है? किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार ही सजा मिलेगी। अगर आपने कोई अपराध किया है तो उस अपराध के लिए आपको खाली एक बार सजा मिलेगी, 2 बार, 3 बार, 4 बार सजा आपको नहीं मिल सकती है। दूसरा क्या दिया गया है? अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी। जैसे आज किसी ने कोई क्राइम किया और उस क्राइम के से रिलेटेड जो पनिशमेंट है वो एक्स है, तो यही पनिशमेंट, यही आपको जो पनिशमेंट है आपको मिलेगी, यही सजा आपको मिलेगी। अब हो सकता है आगे चल के ये जो कानून है उसको और स्ट्रिक्ट कर दिया जाए, लॉज को और स्ट्रिक्ट बना दिया जाए, पनिशमेंट को और हार्श बना दिया जाए, कठिन बना दिया जाए, ठीक है। तो वो आगे चल के हो रहा है। आपने जिस समय क्राइम किया, आप
के ऊपर जिस समय डिसीजन सुनाया गया उस समय जो पनिशमेंट थी वही पनिशमेंट आपको मिलेगी। ठीक है, अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी, ना कि पहले और बाद में बनने वाले कानून के तहत। ठीक है, थर्ड क्या दिया गया है, किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। ये सब अनुच्छेद 20 में बोला गया है। चलिए 5वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको ध्वनि पान नहीं कर सकता है? तो मैंने आपको पहले भी बताया है, साउंड को ट्रेवल करने के लिए हमेशा एक मीडियम की आवश्यकता होती है। तो बताइए ध्वनि पार किसको नहीं कर सकती है? पानी को, लोहा को, हवा को या फिर निर्वात को, वैक्यूम को। तो वाटर एक मीडियम प्रोवाइड करेगा साउंड को, साउंड ट्रेवल करेगा। आयरन भी एक मीडियम प्रोवाइड करेगा, एयर भी एक मीडियम प्रोवाइड करेगा। लेकिन वैक्यूम में साउंड को कोई भी मीडियम नहीं मिलेगा ट्रेवल करने के लिए, इसी वजह से जो साउंड है वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती है। और डी आपका सही उत्तर है। 6वां प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का वह एकमात्र पुरा स्थल कौन सा है जहां से वक्राकार ईंटें प्राप्त होती हैं? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का कौन सा ऐसा साइट है जहां से हमें कर्व्ड ब्रिक प्राप्त होती है? अभी हमने जुते हुए खेत के बारे में देखा ना, और हमने कालीबंगा के बारे में देखा था। अब आप मुझे बताइए यहां पर सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से बताइए। हड़प्पा होगा, मोहनजोदाड़ो होगा, जोदड़ो होगा, चहनुदाड़ो होगा या फिर लोथल होगा? तो थोड़ी देर पहले हमने क्या देखा था, नक्काशीदार ईंट, जुते हुए खेत हमें कालीबंगा से मिलते हैं। यहां पर बोला गया कर्व्ड ब्रिक कहां से मिली है। तो यहां पर आपका जो सही उत्तर है वो है चहनुदाड़ो, सी आपका सही उत्तर है। ठीक है, यहां पर देख लीजिए, मोहनजोदाड़ो से 80 मील दक्षिण में स्थित है चहनुदाड़ो स्थल, जो कि सबसे पहले इसकी खोज किसने की थी? एमजी मजुमदार ने की थी, याद रखिएगा। इसका उत्खनन 1935 में मैके द्वारा किया गया था। यहां से जूकर झागर सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त होते हैं। चहनुदाड़ो एकमात्र ऐसा पुरा स्थल है जहां से वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई है, ये भी आप याद रखिएगा। अगला हम देखते हैं 7वां प्रश्न। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? आज की क्लास का सबसे आसान प्रश्न। भारत के नेपोलियन हम किसे कहते हैं? चंद्रगुप्त को, समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त द्वितीय को, कुमारगुप्त को? बताइए। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या है? तो नेपोलियन ऑफ इंडिया हम कहते हैं समुद्रगुप्त को, बी आपका सही उत्तर है। ठीक है, विसेंट स्मिथ ने क्या कहा था? समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया, याद रखिएगा। हो सकता है परीक्षा में प्रश्न को डिफिकल्ट बनाने के लिए ये ना पूछे कि नेपोलियन ऑफ इंडिया किसे कहा गया है, सीधे बोल ले कि समुद्रगुप्त, जिनको कि नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा गया है, उनको किसने ये उपाधि दी थी या किसने कहा था कि वो भारत के नेपोलियन थे? तो विसेंट स्मिथ का नाम आप याद रखेंगे। आगे हम देखते हैं अगला प्रश्न, 8वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किसका सुमेलन सही नहीं है? तो बता दीजिए जल्दी से। सिरका में एसिटिक एसिड प्रेजेंट होती है, इमली में टार्ट्रिक एसिड, टमाटर में मेथनोइक एसिड, खट्टे दूध में लैक्टिक एसिड। तो ये तो आपको पता होगा कि खट्टे दूध में हमें लैक्टिक एसिड मिलता है, दही में लैक्टोज होता है ना, इमली में टार्ट्रिक एसिड, विनेगर में एसिटिक एसिड, लेकिन टमाटर में मेथनोइक एसिड नहीं, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, यहां पर देखिए मेथनोइक एसिड की अगर हम बात करेंगे तो मेथनोइक एसिड चींटी के डंक में या फिर बिच्छू के डंक में प्रेजेंट होता है। ठीक है, डंक में प्रेजेंट होता है, तो मेथनोइक एसिड। यहां पर आपका कौन सा सही सुमेलित नहीं था? सी सही सुमेलित नहीं था। ऐसे प्रश्न आपके आरओ में भी पूछे जाते हैं और यूपीपीसीएस में भी पूछे जाते हैं। देख लीजिए, नींबू की बात करेंगे तो सिट्रिक एसिड, संतरा की बात करेंगे सिट्रिक एसिड, इमली की टार्ट्रिक एसिड, सिरका में एसिटिक एसिड, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड। टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड भी प्रेजेंट होता है, थोड़ा सा आपका सिट्रिक एसिड भी प्रेजेंट होता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। दही की बात करेंगे या दूध की तो लैक्टिक एसिड। ठीक है, चींटी के डंक में मेथनोइक एसिड और बिच्छू के डंक में मेथनोइक एसिड। क्लियर? चलिए 9वें प्रश्न को अब हम देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में संशोधन कर 4 नई भाषा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को शामिल किया गया? तो जल्दी से बता दीजिए क्लास,
बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 8th शेड्यूल में जोड़ा गया? 61, 62, 91 या फिर 92? तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा? यहां पर जो आपका सही उत्तर है वो है, बताइए, 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। बी आपका सही उत्तर है। अब यहां पर देखिए क्लास, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में अगर हम देखें तो यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन को यहां पर इंक्लूड किया गया था। वो क्या था? जो वोटिंग एज थी उसको 21 से घटाकर कितना कर दिया गया था? 18 कर दिया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, चुनाव में मतदान की जो न्यूनतम आयु थी उसको 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। इसी तरीके से अगर हम 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट देखेंगे तो यहां पर कौन सा प्रोविजन लाया गया था? 15% का प्रोविजन लाया गया था। क्या बोला गया था? बोला गया था कि केंद्र तथा राज्य में मंत्री परिषद की सदस्य संख्या लोकसभा तथा विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होगा। ठीक है, ये याद रखिएगा, 15% से ज्यादा अधिक नहीं होगा। लोकसभा तथा विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% बोला गया है। ठीक है, तो मंत्री परिषद इससे बड़ा नहीं होगा। ये भी परीक्षा में कई बार पूछा गया है। 61st वाला भी कई बार पूछा गया, 91st वाला भी। 96 से अगर हम देखेंगे तो यहां पर आपको मिलेगा कि इस संविधान संशोधन द्वारा जो उड़िया था ना, उड़िया जो 8वीं सूची में उड़िया था उसको एक नए भाषा मतलब उड़िया ये रिप्लेस कर दिया गया। ठीक है, मतलब उड़िया को प्रतिस्थापित किया गया उड़िया से। ठीक है, ये याद रखिएगा। यहां पर हम देख लेते हैं व्याख्या में। इस प्रश्न का सही उत्तर बी है आपका। यहां पर देखिए 96 जो संविधान संशोधन था 2011 में आया था। इसके द्वारा 8वीं अनुसूची में संशोधन कर जो 15वीं प्रविष्टि की भाषा का नाम उड़िया के स्थान पर उड़िया प्रतिस्थापित कर दिया गया। ये चीज याद रखिएगा। अब आपको क्या लिखा हुआ मिलता है? तो वो है उड़िया। ठीक है, चलिए यहां पर देख लीजिए क्लास, 22 लैंग्वेज है। ठीक है, 8th शेड्यूल में कितनी लैंग्वेजेस है? कभी परीक्षा में पूछे तो 22 लैंग्वेज है। कौन कौन सी 22 लैंग्वेज है आपको नहीं याद करना है। यहां पर बस आपको ये याद करना है कि अभी 22 लैंग्वेज है। जब हमारा संविधान था तो उस समय खाली 14 लैंग्वेजेस थी। ठीक है, 14 वर इनिशियली इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो 14 लैंग्वेजेस ही थी। बाद में सबसे पहला अमेंडमेंट 21st अमेंडमेंट किया गया 1967 में, जिसके के थ्रू कौन सी लैंग्वेज को जोड़ा गया? सिंधी लैंग्वेज को, याद रखिएगा। फिर 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जोड़ा गया, जिसके के थ्रू कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया। ठीक है, फिर 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, जिसके के थ्रू बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया। तो याद रखिएगा 8th शेड्यूल में प्रेजेंट में कितनी लैंग्वेजेस हैं? 22 लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, 22 लैंग्वेज है। इनिशियली कितनी थी? 14 लैंग्वेजेस थी। ठीक है, याद रखिएगा। और सबसे पहला अमेंडमेंट जो था वो 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, जिसके के थ्रू हमने सिंधी को जोड़ा था, याद रखेंगे। फिर 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, जिसके के थ्रू हमने कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा। ठीक है, फिर उसके बाद 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमने बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा। ये चीज याद रखेंगे क्लास। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। अब देख लीजिए क्लास, कभी परीक्षा में पूछे कि भारत में कितनी क्लासिकल लैंग्वेज है, तो आप बताएंगे भारत में 6 क्लासिकल लैंग्वेज है। और कभी ऑप्शन में आपको दे कि ये जो 6 क्लासिकल लैंग्वेज हैं भारत की, वो सारी लैंग्वेजेस आपके 8th शेड्यूल में इंक्लूडेड है, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑल द क्लासिकल लैंग्वेजेस आर लिस्टेड इन 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और क्लासिकल लैंग्वेज कौन कौन सी है? तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़िया। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आगे देखते हैं 10वें प्रश्न को। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? ये भी बहुत आसान प्रश्न है, तो जल्दी से बता दीजिए। फाइनेंस कमीशन की बात हमने किस आर्टिकल में की है? ABCD में से बताइए। 180, 280, 380, 360। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या है?
फाइनेंस कमीशन की बात हमने 280 में की है। बी आपका सही उत्तर है। ठीक है, अगला हम देखते हैं 11वां प्रश्न। यहां पर बताइए कौन सा या कौन से सही है, तो बता दीजिए कौन कौन से सही हैं। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करेंगे तो उसको हम कॉस्टिक सोडा कहते हैं। फिर सोडियम कार्बोनेट की बात करेंगे तो इसको हम वॉशिंग सोडा कहते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट की बात करेंगे तो उसको हम बेकिंग सोडा कहते हैं। इन दोनों में स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, तो मैंने याद करने का तरीका बताया था कि जो बाई आंटी है उनसे आप क्या करेंगे, बेक कराएंगे, खाना बनवाएंगे, तो बाई बेकिंग, ठीक है, बेकिंग कराएंगे उनसे। और कार को आप क्या करेंगे, वॉश कर देंगे। तो सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा है, बिल्कुल सही है। सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा है, बिल्कुल सही है। सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉस्टिक सोडा है, ये भी सही है। यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 12वां प्रश्न देखते हैं। 10 राग युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में हुआ है, तो जल्दी से बता दीजिए। बैटल ऑफ 10 किंग्स किस मंडल में हुआ है, 5वें में, 6वें में, 7वें में या फिर 9वें में। तो यहां पर आपका सही उत्तर जो है वो है क्या, 10 राग युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। ठीक है, तो यहां पर सी आपका सही उत्तर है। व्याख्या एक बार हम लोग देख लेंगे। क्लास देखिए, व्याख्या वहीं पर मैं पढ़ती हूं जहां पर पढ़ने की आवश्यकता होती है। जब मैं एक्सप्लेनेशन में सब चीज आपको ओरली बता देती हूं तो मैं व्याख्या को दोबारा पढ़ने में समय नहीं बर्बाद करना सही समझती आपका। अब यहां पर व्याख्या पढ़ना जरूरी है, इसलिए हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए, 10 राग युद्ध या 10 राजाओं का युद्ध जो भारत वंश के राजा सुदास तथा अन्य 10 राजाओं के साथ हुआ था, इसका उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। संभवतः पानी के लिए लड़ा गया या विश्व का प्रथम युद्ध था जो परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था, याद रखिएगा। इस युद्ध में राजा सुदास की विजय हुई। पराजित जनों में सबसे प्रमुख पुरु थे और कालांतर में भरतों और पुरुओं के मध्य मैत्री हो गई और कुरु नाम से एक नया कुल बन गया था। चलिए अगला हम देखते हैं 13वां प्रश्न। ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है? बहुत ही आसान प्रश्न है, बताइए 7th, 8th, 9th या फिर 10th। तो जो ऋग्वेद का 9वां मंडल है वो किसे समर्पित है, वो सोम देवता को समर्पित है। तो सी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, याद रखेगा। अगला हम देखते हैं 14th प्रश्न। हर्ष के शासन में अवंती किस प्रकार का अधिकारी था? तो बता दीजिए किस प्रकार का अधिकारी था वो। नागरिक प्रशासन का प्रमुख था, बाट माप तौल का अधिकारी था, युद्ध और शांति का अधिकारी था, वन विभाग का अधिकारी था। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या है, बताइए। यहां पर जो आपका सही उत्तर है वो है सी, युद्ध और शांति का अधिकारी था। ठीक है, याद रखिएगा, सी आपका सही उत्तर है। यहां पर देख लीजिए, हर्ष के प्रशासन में अवंती युद्ध और शांति का अधिकारी था, सिंहनाथ सेनापति हुआ करते थे, कुंतल अश्व सेना का प्रधान हुआ करता था, स्कंदगुप्त हस्त सेना का प्रधान हुआ करता था, सामंत नागरिक प्रशासनिक का प्रमुख हुआ करता था। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं 15 प्रश्न। निम्नलिखित में हल्की धातु कौन सी है? सीसा, एल्यूमिनियम, तांबा या फिर निकेल? लेड, एल्यूमिनियम, कॉपर, निकेल। तो यहां पर ABCD में से आपका सही उत्तर क्या है, वो है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो है वो एक हल्की धातु है और इसका प्रयोग वायुयान तथा रॉकेट के उपकरण बनाने में किया जाता है। याद रखिएगा, ये विद्युत तथा उष्मा की चालक होती है, कंडक्टर होती है तथा हल्का भी होती है। बॉक्साइट किसका ओर है, एल्यूमिनियम का ओर है, ये भी याद रखिएगा। 16 प्रश्न को देखते हैं। संविधान के किस भाग के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? तो ये किसमें बोला गया है, 20 में, 22 में, 17 में या फिर 15 भाग की बात की गई है क्लास। तो यहां पर
ए बी सी डी में से आपका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से मुझे बताइए। यहां पर आपका सही उत्तर होगा सी। ठीक है, जब हम पार्ट 17 देखते हैं तो पार्ट 17 के आर्टिकल अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगर भाग 20 की बात करेंगे तो यहां पर हम किसकी बात करते हैं, संविधान संशोधन की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करते हैं। ठीक है, और 15 में हम किसकी बात करते हैं, हम निर्वाचन की बात करते हैं। यहां पर आपका सही उत्तर सी है। 17 प्रश्न देखते हैं। घोंगा, सीपी तथा ऑक्टोपस किस संघ में आते हैं, तो जल्दी से बता दीजिए किस संघ में आते हैं ये। ऑर्थ्रोपोडा में आते हैं, फिर मुलस्का में आते हैं, पोरीफेरा में आते हैं, या फिर सिलेंड्रेटा में आते हैं। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा, जो मुलस्का समुदाय के जंतु होते हैं वो आपके समुद्र में या जल में ज्यादातर रहते हैं, या फिर कुछ नम भूमि में भी रहते हैं। इनका जो शरीर होता है, मुलस्का जो समुदाय के जो जीव जंतु होते हैं, इनका जो जीव होते हैं, मेनली जीव जो होते हैं, इनका जो शरीर होता है वो बेहद कोमल होता है ना। तो यहां पर देखिए, अगर हम घोंगा देखें, सीपी देखें, ऑक्टोपस देखें, इनका जो शरीर होता है वो बहुत कोमल होता है। या नम भूमि में रहते हैं, या तो समुद्र में रहते हैं, या तो जल में रहते हैं मोस्टली। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, मुलस्का हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, बी आपका सही उत्तर है। अगला देखते हैं। मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित था, तो किससे संबंधित था बता दीजिए। माप और तोल से, मार्ग निर्माण से, कृषि विभाग से, या फिर वन विभाग से। तो यहां पर एग्रोनोमोई की बात की गई है। जो एग्रोनोमोई होता था वो ABCD में से किससे संबंधित होता था, वो आपका संबंधित होता था मार्ग निर्माण से। बी आपका सही उत्तर है। ठीक है, बी आपका जो है वो सही उत्तर है। यहां पर व्याख्या देखते हैं क्लास। देखिए, मेगास्थनीज ने एग्रोनोमोई नामक मार्ग निर्माण अधिकारी का उल्लेख किया है, जो मार्गों की देखभाल के लिए 10 स्टेडिया की दूरी पर एक स्तंभ स्थापित करवाता था। माप तौल के अधिकारी को हम क्या कहते थे, पौतवा अध्यक्ष कहते थे। परीक्षा में पूछा गया है, याद रखिएगा। राजकीय कृषि विभाग का जो अध्यक्ष था उसे हम सीता अध्यक्ष कहते थे। ठीक है, वन विभाग का जो प्रधान था उसके हम आठविक कहते थे। सभी पॉइंट परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में ऐसे प्रश्न आपके बन रहे हैं तो याद रखिएगा इसको, जो बताया गया है। अगला हम देखते हैं। CGS पद्धति में बल का मात्रक क्या है, तो बताइए। न्यूटन दिया है, पास्कल दिया है, डायन दिया है, अर्ग दिया है। यहां पर आपका सही उत्तर क्या है, ABCD में से। तो यहां पर आपका जो सही उत्तर है, यहां पर देखिए क्लास CGS की बात की गई है, ध्यान दीजिएगा। फोर्स को हम न्यूटन में मेजर करते हैं, ठीक है, लेकिन वो इसका SI यूनिट है, ये याद रखिएगा। बल का जो CGS पद्धति में मात्रक है वो है डायन। ठीक है, और 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 to the power 5 डायन होता है, याद रखिएगा। ये इसका CGS यूनिट है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं 20वां प्रश्न। किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म को 2 संप्रदाय हीनयान तथा महायान में विभाजित किया गया था। कल की ही क्लास में मैंने आपको ये चीज बताया था। जब मैंने आपको पिटक के बारे में बताया था तो मैंने आपको ये भी बताया था कि किस बौद्धिस्ट काउंसिल में हीनयान और महायान को विभाजित किया गया था। तो बताइए, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो यहां पर जो आपका सही उत्तर है वो है 4th बुद्धिस्ट काउंसिल में हीनयान और महायान आपके डिवाइड हुए थे। 4th बुद्धिस्ट काउंसिल को प्रिसाइड किसने किया था, कनिष्क ने। कनिष्क के शासन काल में कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी, जिसकी की अध्यक्षता किसने की थी, वसुमित्र ने की थी। इस बौद्ध संगीति में जो बौद्ध धर्म था वो हीनयान और महायान संप्रदाय में विभाजित हो गया था। ठीक है, और हीनयान महायान के बारे में आप क्या जानते हैं। हीनयान जो है वो मूर्ति पूजा एवं भक्ति में विश्वास नहीं रखते हैं। ठीक है, इनकी जो साधना होती है वो बहुत पद्धति जो होती है, साधना पद्धति वो बहुत ही कठोर होती है। ठीक है, और महायान की बात करेंगे तो महायान आत्मा एवं पुनर्जन्म में विश्वास करता है। इनके सिद्धांत सरल तथा साधारण के लिए भी सुलभ होते हैं। तो यहां पर आप याद रखिएगा, डी जो है वो आपका सही उत्तर है।
21वां प्रश्न देखते हैं, प्रारंभिक बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया किसे कहा जाता है? तो जल्दी से बता दीजिए, इसे कहा जाता है विनय पिटक, अभिधम पिटक, सुत्त पिटक को। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहां पर जो आपका सही उत्तर है वो आपका है सुत्त पिटक को। ठीक है, सी आपका सही उत्तर है। व्याख्या देख लेते हैं। त्रिपिटक बौद्ध धर्म के आधारभूत और मुख्य ग्रंथ है, भगवान बुद्ध की शिक्षाएं व उपदेश जिन तीनों साहित्य खंडों में संकलित है उन्हें त्रिपिटक कहा जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब गौतम बुद्ध थे उन्होंने अपने जो भी विचार रखे वो मौखिक रूप में रखे, कभी भी उन्हें लिखा नहीं कहीं पर। तो उनके निर्वाण प्राप्ति के बाद उनके जो शिष्य थे उन्होंने उनके जो वचन थे उनको लिखना शुरू कर दिया, जो भी उनकी टीचिंग्स थी। तो और उनको एक पिटक में, मतलब एक डिब्बे में ऐसे ही एक वो हुआ करती थी, टोकरी में लिख लिख के रखते गए, वहीं से पिटक नाम पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए विनय पिटक में विस्तार से वे नियम दिए गए हैं जो भिक्षु संघ के बनाए गए थे। सुत्त पिटक सबसे महत्वपूर्ण पिटक है। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं, जातक कथाएं जिन्हें हम कहते हैं, सुत्त पिटक में वर्णित है। सुत्त पिटक को प्रारंभिक बौद्ध धर्म एवं इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है बौद्ध धर्म का। अभिधम पिटक की बात करेंगे तो इसमें धर्म व उसके क्रियाकलापों की व्याख्या दी गई है। ठीक है क्लास, आगे बढ़ते हैं। 22वां प्रश्न, ध्वनि की चाल पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? तो जल्दी से बताइए। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो स्पीड ऑफ साउंड पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी, ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल घट जाएगी, ताप बढ़ने या घटने पर ध्वनि की चाल अपरिवर्तित रहेगी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए, जब भी हम ताप बढ़ाएंगे ना तो ध्वनि की जो चाल है वो बढ़ जाएगी, ये चीज याद रखिएगा। यहां पर ए आपका सही उत्तर होगा। द स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। देखिए, वायु में प्रति 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर ध्वनि की जो चाल है वो 0.61 मिलीमीटर से बढ़ जाती है। ठीक है, ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रेशर की बात की गई है, प्रेशर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। आगे हम देखते हैं 23वां प्रश्न, किस हार्मोन की अधिकता से भीम कायात्व, मतलब बोलते हैं जाइंट, तो जिसको हम गिगानेटिज्म बोलते हैं, जिससे बहुत बड़ा ऐसे, ठीक है, और कमी से बोनापन, डार्क, मतलब या तो एकदम बहुत बड़ा सा आदमी हो जाए, हाइट बड़ी हो जाए, वो हो जाए। इसके एक्सेस, कौन सा ऐसा हार्मोन है जिसके एक्सेस से इंसान एकदम भीमाकाय उसकी हो जाए, खूब एकदम भीम की तरह हो जाए, बड़ा सा, लंबा सा, चौड़ा सा, या फिर उसकी कमी से बोनापन हो जाए। तो कौन से हार्मोन की वजह से ये चीज होती है? तो बताइए। तो यहाँ पे सेमेट्रोट्रोपिक दिया है, ऑक्सीटोसिन दिया है, गोनाडोट्रोपिन दिया है, या फिर थायरोट्रोपिन दिया है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? जो STH हार्मोन है, सेमेट्रोट्रोपिक है, इसकी अगर अधिकता हो जाए तो इंसान बहुत लंबा हो जाएगा, भीम का एक किस्म की उसकी पर्सनालिटी हो जाएगी, और अगर इसकी कमी हो जाए तो बौनापन होता है। ए आपका सही उत्तर है। ठीक है, अगला हम देखते हैं 24। निम्नलिखित में से प्रकाश की चाल कितनी है? जल्दी से बता दीजिए, प्रकाश की चाल कितनी है? तो ये तो पता ही है, बहुत आसान है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड जो है वो प्रकाश की चाल है। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट। ए आपका सही उत्तर है। अगला देखते हैं हम 25वां प्रश्न, निम्न पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। कथन, चांदी के चम्मच में अंडा खाना वर्जित है। चांदी अंडे में उपस्थित गंधक से प्रतिक्रिया कर काले रंग का सिल्वर सल्फाइड बनाती है, जिससे चम्मच नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? तो यहाँ पर याद रखिएगा, चांदी के चम्मच से अंडा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि चांदी अंडे में उपस्थित गंधक से प्रतिक्रिया कर काले रंग का सिल्वर सल्फाइड बनाती है। ठीक है, याद रखिएगा, जिससे चम्मच नष्ट हो जाता है, साथ ही साथ यह शरीर के लिए भी नुकसानदेह होता है। तो यहाँ पर आपका ए जो है वो सही है, आर भी सही है, और दोनों एक दूसरे की सही व्याख्या भी कर, स्पष्टीकरण कर रहे हैं। ए आपका सही उत्तर हो गया। 26वां देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है?
इनकरेक्ट बोला गया है। विद्युत धारा को एम्पियर में मापने के लिए अमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। फिर सी दिया गया वोल्ट मीटर को परिपथ में सदैव श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। और आखिरी आपको दिया है विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वॉट होता है। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या है बताइए क्लास। ए बी सी डी में से सही उत्तर क्या है। एमीटर जो है वो करंट को मेजर करता है एम्पियर में, एकदम सही है। ठीक है, एम्पियर में एकदम सही है। इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, बिल्कुल सही है। एसआई यूनिट इलेक्ट्रिक पावर की वॉट होती है, बिल्कुल सही है। लेकिन वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन अ सीरीज इन अ सर्किट, ये आपका गलत है। ठीक है, ये आपका गलत है। यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पर ये आपका सदैव श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। तो ये आप याद रखिएगा, ये हमेशा समांतर में क्रम में लगाया जाता है, ना कि श्रेणी क्रम में। ठीक है, तो ये आपका जो सी है वो आपका गलत हो गया। ये चीज क्लियर हो गई क्लास। चलिए अब आगे का प्रश्न हम देखते हैं। तो यहाँ पे सीरीज नहीं पैरेलल कर दीजिएगा इंग्लिश में। चलिए अगला हम देखते हैं 27वां प्रश्न। प्राकृतिक रबड़ को सल्फर के साथ मिलाकर गर्म करने की क्रिया क्या कहलाती है। बता दीजिए क्या कहलाती है। ऑक्सीकरण कहलाती है, अवकरण कहलाती है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, या फिर वल्कनीकरण कहलाती है, वल्कनीकरण कहलाती है, वल्कनाइजेशन, या फिर यथदलेनपन कहलाती है, गैल्वनाइजेशन। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या है बताइए। तो यहाँ पे जो है जब हम प्राकृतिक रबड़ को सल्फर के साथ मिलाकर गर्म करते हैं तो इस प्रक्रिया को हम वल्कनाइजेशन कहते हैं। सी आपका सही उत्तर है। ठीक है, और फिर आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल रबड़ को जब हम सल्फर के साथ मिलाते हैं तो उसको वल्कनाइजेशन कहते हैं। और इसके पश्चात रबड़ को हम एक निश्चित आकार दे देते हैं। जैसे अगर हमको ग्लव्स बनाना है तो दस्ताने का आकार दे देंगे, रबड़ बैंड बना सकते हैं, डिफरेंट कुछ भी मटेरियल्स बना सकते हैं। 28 देखते हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी। ये मैंने कुछ समय पहले आपसे डिस्कस भी किया था, तो जल्दी से बता दीजिए। चंद्रदेव, हरिश्चंद्र, नागभट्ट प्रथम, अजय राज। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या है। गुर्जर प्रतिहार वंश की बात कर रहे हैं। इस वंश की स्थापना हरिश्चंद्र ने की थी। ठीक है, लेकिन अगर कभी आपसे पूछेगा कि गुर्जर प्रतिहार वंश के वास्तविक शासक के नाम या वास्तविक शासक के नाम से हम किसे जानते हैं तो नागभट्ट प्रथम होगा तब। ठीक है, तो स्थापना तो हरिश्चंद्र ने की थी लेकिन वास्तविक शासक हम मानते हैं नागभट्ट को। तो बी आपका सही उत्तर है। और अंतिम शासक अगर पूछेगा तो क्या बताएंगे, यशपाल बताएंगे। अगला हम देखते हैं 29 प्रश्न। जैनियों के 24वें तीर्थंकर एवं जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाने वाले महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो ये तो आपको पता ही होगा, कुंडग्राम में, पावापुरी में, कुशीनगर में, लुम्बिनी में। तो महावीर स्वामी का जन्म जो था वो वैशाली के कुंडग्राम के में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। तो ए आपका सही उत्तर है। इनकी जो माता त्रिशला थी वो लिच्छवी की राजकुमारी थी। ठीक है, और इनकी पत्नी का नाम क्या था, यशोदा था। इन्होंने कितने वर्ष की आयु में अपना ग्रह त्यागा था, तो 30 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना ग्रह त्यागा था। और इनकी मृत्यु कहां पे हुई थी, पावापुरी में। ये याद रखिएगा। अगला हम देखते हैं 30वां प्रश्न। जैन धर्म के त्रिरत्नों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है। ठीक है, सही सम्मिलित नहीं। बताइए कौन सा नहीं है, सम्मिलित नहीं, कौन सा इंक्लूडेड नहीं है त्रिरत्न में। तो सम्यक श्रद्धा, सम्यक समाधि, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। तो जैन धर्म के जो त्रिरत्न है उसमें क्या है, सम्यक श्रद्धा है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक आचरण है, लेकिन सम्यक समाधि नहीं है, बी नहीं है। तो बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं 31।
पौधे की आयु की गणना जाइलम उत्तक की वार्षिक वलय को गिनकर ही की जाती है। पौधे की आयु के निर्धारण की यह विधि क्या कहलाती है? The age of a plant is determined by counting the annual ring of the xylem tissue. What is this method of determining the age of plant called? मतलब उसको गिनते हैं ना, रिंग कितने रिंग हैं उसको, तो आप बताइए कहां से क्या कहलाता है ये प्रोसेस? ABCD में से आपका सही उत्तर क्या होगा? ऑटोलॉजी, ऑल्फैक्टोलॉजी, डेंड्रोक्रोनोलॉजी या फिर एंड्रोक्रिनोलॉजी? तो यहां पर सही उत्तर क्या है? एंडोक्रिनोलॉजी की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत नालिका विहीन ग्रंथियों का अध्ययन किया जाता है। ऑल्फैक्टोलॉजी की बात करेंगे तो यहां पर गंध की संवेदना का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। और ऑटोलॉजी की अगर हम बात करेंगे, बताइए ऑटोलॉजी में क्या किया जाता है? यहां पे ऑटोलॉजी ऐसे करो, OTOLOGY, ठीक है, ऑटोलॉजी, ठीक है। इसमें कान के मतलब कान के बारे में स्टडी किया जाता है, ऑटोलॉजी। और बचा क्या? डेंट्रोक्रोनोलॉजी। ये इसमें हम क्या मेजर करते हैं, इसमें हम क्या स्टडी करते हैं? यहां पर हम पौधे की आयु का निर्धारण करते हैं, ठीक है, तो वो डेंट्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है। सी आपका सही उत्तर है। अगला देखते हैं 31। यहां पर देखिए एपीकल्चर, पिस्टिकल्चर, पोमोलॉजी, ओफियोलॉजी दिया गया है, तो जल्दी से बता दीजिए। एपीकल्चर में हम किसका अध्ययन करते हैं? मधुमक्खी का अध्ययन करते हैं, तो ए का क्या हो जाएगा? ए का फोर्थ हो जाएगा। ए का फोर्थ दो जगह दिया गया है, ठीक है। पिस्टिकल्चर में हम क्या देखते हैं? हम मस्त मतलब मछली के पालन, फिश फार्मिंग की बात करते हैं, तो बी का थर्ड हो जाएगा। फिर उसके बाद पोमोलॉजी में हम क्या देखते हैं? पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन करते हैं, सी का सेकंड। और ऑफियोलॉजी में हम क्या देखते हैं? सर्पों का अध्ययन, सांपों की स्टडी करते हैं, तो उत्तर क्या हो जाएगा? सी। सी आपका सही उत्तर है। अगला हम देखते हैं 33वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है? तो जल्दी से बता दो। ऑक्सिन, ट्राउमेटिन, ठीक है, फिर आपको दिया गया है फ्लोरीजेंस, फिर एथिलीन। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या है? तो यहां पर देखिए प्रमोट कर रहा है, यहां पे क्या बोला गया है? वृद्धि को नियंत्रित कर रहा है। देखिए क्लास, अगर आप पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को ढंग से तो मैं आपको बताऊं, यहां पर हम प्लांट हार्मोन्स की जब बात करते हैं, ठीक है, जब हम पादप के हार्मोन्स की बात करते हैं तो हम दो तरीके के ग्रोथ हार्मोन्स की बात करते हैं। एक ग्रोथ प्रमोटर होता है जो ग्रोथ को प्रमोट करता है, ठीक है, मतलब बढ़ाता है, और एक के प्रेजेंस के कारण जो ग्रोथ है वो रुकती है, इनहिबिटर कहते हैं, ठीक है। तो जो प्रमोटर हार्मोन्स होते हैं उसमें आपके ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, ये जिब्रेलिन आते हैं, और जो ग्रोथ इनहिबिटर्स होते हैं उसमें इथाइलिन आपका आता है। तो यहां पर क्या बोला गया है? कंट्रोल। तो कंट्रोल तो दोनों से हो सकता है, बस ये ग्रोथ को प्रमोट करेगा, ये इनहिबिट करेगा, रोकेगा, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन इस प्रश्न में आपका ज्यादा सही उत्तर ए होगा, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। देखिए यहां लिखा भी है, प्लांट हार्मोन को हम एज अ ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन भी कह सकते हैं और इनहिबिटर हार्मोन्स भी कहते हैं। प्रमोटर हार्मोन्स में ऑक्सिन आता है, साइटोकिनिन आता है, जिब्रेलिन आता है, ठीक है, और ग्रोथ इनहिबिटर में आपका इथाइलिन आता है और एब्सिसिक एसिड आता है, ठीक है, याद रखिएगा यहां पर। तो ये भी याद रखिएगा, परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं 34। बराबर की पहाड़ियों में अशोक ने आजीविकों के निवास हेतु 4 गुफाओं का निर्माण किया था, जिनमें से एक नहीं थी। तो ये आपको पता होना चाहिए, जो बराबर की पहाड़ियां थी, हिल्स, उनको अशोक ने कंस्ट्रक्ट कराया था किस सेक्ट के लिए? आजीविका सेक्ट के लिए, ये याद रखिएगा। इसमें 4 पहाड़ियां थी, ठीक है, 4 गुफाएं थी बोलना चाहिए, 4 गुफाएं थी, और उन गुफाओं में आपका कर्ण था, ठीक है, चौपाट था, ठीक है, विश्व झोपड़ी थी, और निगाली जो था वो नहीं था। तो कर्ण हो गया, चौपार हो गया, ठीक है, विश्व झोपड़ी हो गई, और एक आपका बचा वो था सुदामा। ये 4 गुफाएं थी।
तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा, सी आपका सही उत्तर होगा, क्योंकि निगाली कोई गुफा नहीं थी, सुदामा एक गुफा थी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। यहां पर देखिए क्या लिखा है, किस शिलालेख में अशोक का नाम व्यक्तिगत रूप से रखा गया है, ना कि उनके समान शीर्षक देवानीप्रिय नाम से। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या, मस्की, तक्षशिला, फिर उसके बाद महास्थान दिया है, और फिर आपको दिया है लास्ट में क्या, बहपुर। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या है, यहां पर आपका 1 2 3 में सही उत्तर है फर्स्ट। ठीक है, मस्की। यहां पर देख लीजिए अशोक के जो मस्की अभिलेख है उसमें देवानाम प्रिय अशोक के नाम से इसे जाना जाता है। इसकी खोज 1915 में एक ब्रिटिश गोल्ड माइनिंग इंजीनियर सी बिडॉन द्वारा की गई थी। मस्की गांव कहां पर है, कर्नाटक के रायचूर जिले में है। ठीक है, इन शिलालेख की खोज के बाद देवानाम प्रिय उपाधि के बारे में पहली पहेली सुलझ गई, और क्योंकि मस्की के अध्यादेश में इसका नाम क्या लिखा था, देवानाम प्रिय अशोक, अशोक मेंशन था। ठीक है, इसी वजह से पता चल गया कि देवानाम प्रिय नाम से किसे संबोधित किया जा रहा है, अशोक को संबोधित किया जा रहा है। आज की क्लास का आखिरी प्रश्न देखेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने संबंध में के संबंध में, इसको कर लीजिए, के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो चलिए देखते हैं। वह दिल्ली का प्रथम तुर्क शासक था, उसे दासता से मुक्त 2008 में मिली, मुक्ति 2008 में मिली। अपनी असीम उदारता के लिए उसे लाख बख्श कहा जाता है, और मिनाहुद्दीन सिराज ने अपनी तबकाते नासरी में उसे ही समर्पित की है। ठीक है, मिनहाज ए सिराज डेडिकेटेड हिज तबकाते नासरी टू हिम। तो यहां पर ABCD में से कौन सा कथन आपका सही नहीं है, बताइए। यहां पर डी कथन आपका सही नहीं है। मिनाजुद्दीन सिराज ने जो कुतुबुद्दीन ऐबक को एक वीर एवं उदार हृदय वाला सुल्तान बताया है, ये सही है आपका। ठीक है, लेकिन मिनाजुद्दीन सिराज ने अपनी जो तबकाते नासरी जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को नहीं समर्पित की है, वो उसने समर्पित की है नसीरुद्दीन महमूद को। ये चीज याद रखिएगा। तो इसी वजह से किसको समर्पित की है, नसीरुद्दीन महमूद को। तो डी ऑप्शन आपका गलत है। तो चलिए क्लास आज के सेशन को अब यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे। लास्ट क्लास में जो डाउट था वो आप जरूर क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, कोई भी डाउट होता है आज की क्लास में तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। अगर सॉल्यूशन आपके कमेंट में ही मैं प्रोवाइड करा दूंगी। अगर कुछ भी दिक्कत होती है वहीं पे एक्सप्लेन किया जा सकता है, तो मैं कमेंट में ही आपको उत्तर दे दूंगी। ठीक है, लेकिन अगर मुझे लगता है कि अगले क्लास में इसको एक्सप्लेन करना चाहिए एक प्रॉपर स्लाइड लेके, तो हम लोग कमिंग क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। अगर मेरे आंसर देने के बाद भी आपको कोई डाउट होता है तो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। कोई भी डाउट होता है क्लास पूछिएगा जरूर। चलिए, आशा करती हूँ आप लोग पढ़ रहे होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, सिंसियरली पढ़ रहे होंगे। और मैं आपको फिर कहूंगी बिल्कुल भी मत घबराइएगा। अब जब तक परीक्षा नहीं हो जाती है आप अपनी तरफ से जो कार्य कर सकते हैं वो बस पढ़ाई है। ठीक है, और वो भी एक सही डायरेक्शन में पढ़ाई। मैं फिर कहूंगी ऐसा नहीं है कि आपको बस बैठ के पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। अरे पढ़ना नहीं है, आपको प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट लगाना है, पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करनी है। ठीक है, जो गलतियां हो रही हैं उनके लिए एक सेपरेट नोट्स बनानी है और उस नोट्स को बार बार रिवाइज करना है, ताकि आपके आने वाले एग्जाम में ये गलतियां आपसे रिपीट ना हो। अपनी गलती को पहचानो और उसको सुधारो। ठीक है, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो क्लास पढ़ते रहिए, आप लोगों का सिलेक्शन जरूर होगा। अपने प्रति वफादार रहिए, आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब इसी के साथ आज की क्लास को एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कोई भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में पूछिए। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। आपका दिन खूब अच्छा जाए, खूब आगे बढ़िए क्लास।